जमीन उपजाऊ नहीं होती थी, बंजर भूमि, वो मंदिर को दे दी जाती थी। मंदिर उसमें इन्वेस्ट करके नहर बना के उसको उपजाऊ बनाता था। असली स्टार्टअप तो वहां से फंक्शन होते थे। इंटरेस्टिंग। कि आजकल लोग बहुत छूटते बोल देते हैं कि मंदिर बनने से क्या खाना मिलेगा। समाज हर बार खड़ा हो गया। मैंने पुस्तक में उदाहरण दिया, 3 साल पहले झारखंड में गांव वालों ने एक मंदिर के ट्रस्टीज को उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि करप्ट थे। और तारकेश्वर मंदिर का बहुत फेमस उदाहरण है। उस मूवमेंट को, जो मठाधीश करप्ट थे, तो उनको हटाने का मूवमेंट चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। एंड दे गॉट द न्यू मठाधीश। एक टाइम था जब चाणक्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखें, और उससे पहले भी, कि ट्रेड को भी मंदिरों से कंट्रोल किया। हाँ, इज दिस ट्रू? हाँ, इसीलिए वहां पर धन का संचय इतना होता था, बिकॉज देयर वर गिल्ड्स एंड द कॉफर्स वर एट द एजेस ऑफ द डेटी। हाँ। तो जैसा आपने कहा कि जहां पे आपने विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, देन दैट लैंड, दैट एरिया, एवरीथिंग is living rights of the deity. So Correct. हमारे संविधान में भी है, it's in our constitution that a deity has living rights. Correct. So that's the difference between a devalaya and a temple per se, Correct. like you said. Correct. Were these guilds operational at that time? Yes. How much did they contribute to the wealth creation aspect of it? आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे साउथ, क्योंकि वहाँ मंदिर अभी इंटैक्ट है, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो जो जमीन उपजाऊ नहीं होती थी, बंजर भूमि, वो मंदिर को दे दी जाती थी। मंदिर उसमें इन्वेस्ट करके नहर बना के उसको उपजाऊ बनाता था, और जब उपजाऊ हो जाती थी जमीन तो वो गांव में बांट देता था। तो असली स्टार्टअप तो वहां से फंक्शन होते थे। इंटरेस्टिंग। और ऐसे कई मंदिरों में मिले हैं। और इतना ही नहीं होता, अगर आप जैसे देखिए कि वो फिक्स हो जाता था कि इस गांव वाले इस खेत में फिर ये फल या फूल उगा के मंदिर को देंगे, तो पूरी साइकिल बनती थी। और आपको इसका एक बड़ा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ कि आजकल लोग बहुत छूटते बोल देते हैं कि मंदिर बनने से क्या खाना मिलेगा। तो आज जो हम खाना मिल रहा है ना, वो मंदिरों की वजह से मिल रहा है। मजा से मिल मैं आपको इसका 2-3 उदाहरण देता हूँ। कभी इस देश में चावल की लाखों प्रजातियां होती थी, जो 2 मिलीमीटर पानी से 12 इंच के पानी में उगती, जो 3 महीने से 12 महीने में उगती वेदर के हिसाब से। तो वो मंदिर के पुजारी का काम होता था, क्योंकि वो विद्वान होता था, कि मौसम आधारित देख के बोलता था कि इस साल ये धान बोओगे। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और वो हमको खाना ज़्यादा उगाना था, तो ये हमारी सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली। ही हैड क्लियरली सेड ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड नॉट टर्न इनटू ग्रीन रिवॉल्यूशन, विच अनफॉर्चुनेटली वी डिड। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आज जो प्रजातियाँ जैसे उड़ीसा में बच गई हैं, अगेन एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का, वही प्रजातियाँ बच गई जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ रोज़ अलग जाति का भोग लगता है। अब आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। आलू, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी भारत की सब्जियां नहीं है। अंग्रेजों ने आलू तो ज़बरदस्ती उगवाया, पनिशमेंट देके या पैसे देके। पुरी के और मथुरा के मंदिर में विदेशी सब्जियों का प्रयोग नहीं होता है। अब इसका बड़ा इम्पैक्ट बताता हूँ। आज आप मार्केट में चले जाइए, आप अमरूद देखिए पत्ता गोभी के साइज़ का आ गया, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। हमारे ओरिजिनल पपीता ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे ओरिजिनल फूड प्रोडक्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, और वो बचे हैं तो सिर्फ मंदिरों के कारण। वन्य प्रजातियाँ थी, पेड़ थे, फूल थे, जो मंदिर से नहीं जुड़े हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। आज हम ड्रैगन फ्रूट बेच रहे हैं, हम चीकू खा रहे हैं। हमारा केंदू जो ट्रेडिशनल है, चीकू का एक वैरायटी, वो मार्केट में नहीं आ रहा है। बट लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल है। बीमारियां होंगी तो ये सारी प्रजातियां मर जाएंगी, क्योंकि भारत की नहीं है। तो ये प्रजातियां बची रह गई हैं क्योंकि सिर्फ मंदिरों की वजह से। इनको बचाने का दूसरा क्या तरीका है कि भारतीय सरकार बनाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर उन्होंने लेह में एक लैब बनाया है, ज़मीन के अंदर आइस में प्रिजर्व करते हैं। और ऐसे ही नॉर्डिक कंट्रीज में कहीं पूरी दुनिया का होता है। बट हमारे यहाँ मंदिरों की वजह बची है, और हमारे ऊपर जो मंदिरों के शिखर बहुत ऊंचे बन के गोपुरम खाली रहते थे, तो वहाँ एक्चुअली बीज भरे जाते थे और हर 20 साल में रिप्लेनिश किए जाते थे कि क्या होगा, बहुत भयंकर बाढ़ आएगी तो सारी फसल नष्ट होगी, तो गोपुरम में जो बीज है वो बच जाएगा। और एक फूड का ही उदाहरण देता हूँ आपको। हम चिकपी, काउपी ये सब बोलते हैं। तो जब अंग्रेज आए, उनको चावल गेहूँ तो समझ में आया, ज्वार बाजरा को हमने मोटा खाना, कोर्स मिल बोला, लोगों ने खाना छोड़ दिया। और ये चिकपी, काउपी बोला तो इसको वैसे ही छोड़ देते। हम आज भी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि चना दाल का बेसन बनता है और बेसन के लड्डू बनते हैं। अब नहीं तो सरकार को विज्ञापन देना होता कि आप लेंटिल्स खाइए, दाल खाइए। अच्छा, हम दाल खाना छोड़ दें तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा। तब फिर कहेंगे कि आप वेजिटेरियन खा रहे हो इसलिए हो गया है, इसलिए आप नॉनवेज खाओ, अपने कल्चर से पूरा हट जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हम समझते नहीं हैं।
तो सिर्फ मंदिरों की वजह से चीज़ें बची रही। बट समाज का उत्थान अगर मंदिर से हुआ तो समाज का पतन भी तो मंदिर की वजह से हुआ. यू कैन नॉट डिसएग्री विद दैट सो मच ऑफ पावर बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एट द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल हु आर रनिंग द देवालय, सो मच ऑफ मनी अंडर देम, दे ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ पावर. और जिसकी वजह से समाज में कई सारी कुरीतियां भी शुरू हुई, उस पावर का मिसयूज भी शुरू हुआ. आप मानते हैं? ये बहुत रिसेंट फेनोमेना है. आप हिस्टोरिकली पढ़े कि ऐतिहासिक में आपको कभी नहीं मिलेगा कि कोई मंदिर में इतना कंट्रोल था. इनफैक्ट रिसेंट टाइम तक देखें, ज्वालामुखी मंदिर में आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे जो प्रिजर्व्ड है वहाँ पे, कि हमको बच्चों को एजुकेशनल टूर पे ले जाना है, मुझे अस्पताल में दवा करानी है, पैसे दीजिए, और मंदिर देता था और वो सबको मिलता था, सिर्फ पुजारी को या ब्राह्मण को मिलेगा ऐसा नहीं था. तो जैसे जैसे अंग्रेज आए, मुगल्स आए, वो हमारी कुरीतियाँ आने लगी. लेकिन आपको कुछ अच्छे उदाहरण बताता हूँ कि जब समाज हर बार खड़ा हो गया, मैंने पुस्तक में उदाहरण दिया, 3 साल पहले झारखंड में गांव वालों ने एक मंदिर के ट्रस्टीज को उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि करप्ट थे. और तारकेश्वर मंदिर का बहुत फेमस उदाहरण है. उस मूवमेंट को, जो मठाधीश करप्ट थे, तो उनको हटाने का मूवमेंट चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था. एंड दे गॉट द न्यू मठाधीश. तो जब भी ऐसा हुआ है हमारे देश में, समाज उठ के खड़ा हुआ है, क्योंकि मंदिर समाज का था और सरकार नहीं करती है. ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि देयर वाज अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ पोlicing. Correct. और दूसरा, अगर आप धर्म का काम कर रहे हो तो देयर इज ऑलवेज द फियर इन द फैक्ट कि मैं कुछ गलत करूंगा तो फिर पकड़ा जाऊंगा. या भगवान खुद ही देख रहे हैं, भगवान के मंदिर में रहकर मैं अगर कुछ गलत करूं तो भगवान उसको पनिश करेंगे. बट हाउ मच डिड दे कंट्रीब्यूट टू भारत अर्थव्यवस्था? दीज टेम्पल्स की एक लोकल टेम्पल इकोनॉमी हो गई, एक, सो दैट विल इम्पैक्ट व्हाट, 200-300 square kilometers area, that's what it will impact. Let's put 10 temples like that, 15 temples like that, that's 3,000-4,000 square kilometers. That's not Bharat, and that doesn't cover Bharat's arthvyavastha. How much did they contribute? And did these temples work with each other? Did these guilds work with each other, or did they work in silos? लास्ट वाले से आंसर करता हूँ कि सारे टेम्पल, आई मीन मंदिर. हाँ, सारे मंदिर जुड़े हुए थे क्या? तो आज भी कोल्हापुर में मंदिर में जो साड़ी आती है वो तिरुपति बालाजी से आती है. ओके. और आप देखेंगे कि जो बद्रीनाथ के पुजारी हैं वो केरल से जाते हैं. हाँ. नेपाल में पुजारी जो हैं वो भारत से जाते हैं, और बनारस में जो पुजारी हैं वो नेपाल से आते हैं. मैंने आपको बताया कि पुरी में जो पुजारी गए वो जैन से बुलाए गए थे. तो वो क्रिस क्रॉस नेटवर्क तो कई स्तर पे है. अब नए मंदिर बने, उनमें वो नहीं है जो स्टैब्लिश करना चाहिए, और वो हो भी रहे हैं किसी किसी तरीके से. अब देखिए, भारत में तो मंदिर पूरे स्प्रेड थे, ऐसा कोई था नहीं कि इससे मतलब आपको हर 100 किलोमीटर पर एक बड़ा मंदिर मिल जाएगा. तो अगर आप सिर्फ टेक्सटाइल ही, जैसे मैंने आपको बताया, हर मंदिर से टेक्सटाइल निकल के आया, हर मंदिर से कुछ ना कुछ फूल पौधे जो जुड़े रहे. हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि मीनाक्षी अम्मा मंदिर में जैस्मीन फ्लावर एकदम सिनोनिमस है, राइट. देवी को वहाँ 6 बार दिन में या 8 बार जैस्मिन फ्लावर से सजाया जाता है. अब उसमें साइंस और इकॉनमी दोनों आप देखिएगा. वहाँ भारत भर में जैस्मिन होता है. मदुरै का ही क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ के एक सॉयल में सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा है. तो उससे क्या होता है, जो उसका पेटल होता है वो मोटा होता है. मोटा होने का मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर फ्रेश रहता है. सेकेंड, पूरे भारत में सुबह 6 बजे अगर जास्मिन जल्दी ग्रो होता है, वहाँ पे थोड़ा लेट होता है, तो देर शाम तक ज़्यादा फ्रेश रहता है, इसलिए वो इतना पॉपुलर है. जास्मिन में ही स्ट्रेस रिलीविंग क्वालिटी होती है. औरतें माला लगा के पहनती हैं और बाल को अच्छा रखता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब दूसरा, हम उसको अब एक्सट्रैक्ट करें, उससे एसेंस, परफ्यूम बनाएं और तेल बनाएं लगाएं, उससे अच्छा तो माला लगाना है. और वो पूरा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में होता है. पत्ते में पैक होता है, बोरा में आज भी पैक होता है. और 2 साल पहले वो बिका सिर्फ 4,000 रुपये पर केजी पे. दैट्स द इकॉनमी. जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर में, वहाँ से एक दिन 3 करोड़ का नवरात्रि का गेट बनने के लिए फूल जाते हैं. अगर वो नहीं हो तो फिर वो फूल की प्रजातियाँ ख़त्म हो जाए. हाँ. तो हर चीज़ अगर आप देखें, हमारा कपड़ा, हमारा भोजन, हमारे फूल पत्ते मंदिरों की वजह से तो बचे पड़े हैं. हमने आपको ज़ीरो की बात की, साइंस, एस्ट्रोनॉमी सब मंदिर से निकला है. तो हमारे यहाँ गुरुकुल मंदिरों में होते थे. करेक्ट. अस्पताल होते थे, इंस्क्रिप्शन है कि कितने डॉक्टर थे, कितने नर्स थे. खाना तो हम फ्री में खिलाते ही थे. तो आप अर्थव्यवस्था आज हम जिस भी तरीके से सोचें, आप देखेंगे वो मंदिर से ही जुड़े हैं और हमारे देश में मंदिर से ही निकले हैं.